समृद्धि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? सर वो किर्चॉफ्स लूप लॉ पढ़ा। किर्चॉफ्स लूप लॉ। कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल हो गया था? यस सर हो चुका। ओके। आर्यन, डू यू नो कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो क्या होता है और पैरेलल में है तो क्या होता है? नो सर। अगर एक कैपेसिटर 2 फैराड का है और दूसरा कैपेसिटर, एक कैपेसिटर 3 फैराड का है और दूसरा कैपेसिटर 6 फैराड का है और एक बैटरी कनेक्ट कर दी हमने 10 वोल्ट की, तो इस केस में इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा या डिफरेंट चार्ज आएगा? और क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? सर है तो सीरीज में। है तो सीरीज में, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर है पैरेलल में। इनको सिर्फ शेप देख के डिसाइड नहीं करना है। एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज में कैपेसिटर तब होते हैं जब जितना चार्ज पहले कैपेसिटर की प्लेट्स पे जाए उतना ही सेम चार्ज आगे दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स पे पहुंचे। समझ में आई बात? सीरीज में कब है दो कैपेसिटर? जब दोनों में सेम चार्ज जाए। ओके। और पैरेलल में कब है? जब एक कैपेसिटर का एंड पॉइंट जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है दूसरे कैपेसिटर के भी टर्मिनल्स उन दो पॉइंट से ही कनेक्टेड हो, मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। इस केस में मैं बोल सकता हूं कि दोनों में चार्ज सेम है। Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी Q, पर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। इसमें V1 और इसमें V2। इस केस में दोनों में चार्ज डिफरेंट हो सकता है इसमें Q1 चार्ज आया हो पॉजिटिव नेगेटिव, हो सकता है इसमें Q2 चार्ज आया हो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। मतलब V1 और V2 बराबर है। V1 बराबर V2 बराबर। आई बात समझ में है? दिस इज द लाइक मेन डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। ओके। फॉर इंडिविजुअल कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर के लिए Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? CV। इसके लिए भी लिख सकते हैं और इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू C1 V1 लिख सकते हैं और Q1 कितना है? Q इज इक्वल टू C1 V1। तो V1 की वैल्यू आई Q बाई C1। ऐसे ही सेकेंड कैपेसिटर के लिए हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। नीचे तक दिखाई दे रहा है? V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 और V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। दोनों में चार्ज सेम है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि V1 प्लस V2 इक्वल टू होगा यहां से यहां तक का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैं V मान रहा हूं। इन अदर वर्ड्स Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इज इक्वल टू V। तो Q की वैल्यू आई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। दैट इज Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो जब दो कैपेसिटर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पर जब दो कैपेसिटर पैरेलल में है तब क्या होगा? इसमें भी मैं लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू C1 V1, पर इस बार V1 और V2 किसके बराबर है? V के बराबर। ऐसे ही Q2 इज इक्वल टू C2 V2, यानी ये किसके बराबर है? Q2 C2 V के बराबर। और जितना बैटरी ने चार्ज सेंड किया Q, वही इन दोनों में गया, तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज जो बैटरी से आया Q। तो मैं बोल सकता हूं C1V प्लस C2V इज इक्वल टू Q, जिससे मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, जिसको मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सॉरी सीरीज में, दिस इज सीरीज, और पैरेलल में होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये मैंने पढ़ाया था लास्ट 2 क्लास में, जो मिस हुई थी तेरी और एक में डिस्कनेक्ट हुआ था। मतलब इसको ही अप्लाई करना सीख रहे हैं 2 क्लास से, अलग अलग केसेस से। तो तेरे को बेस पता होना चाहिए आज की क्लास के लिए। समझ में आई बात? इसको नोट डाउन करो। आर्यन, बाकी लोगों ने कर रखा है, बाकी लोगों को ये पार्ट पढ़ा चुका हूं मैं। डन? यस सर। मेरा डस्टर नहीं मिल रहा। अरे कैमरा, दिस शैल नॉट बी। ठीक है ना सब? डस्टर कहां पे? अब आज मुझे सिखाना है डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं।
टेक्निकली होते तो ये इंसुलेटर्स हैं, लेकिन इनका यूज क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर्स वर्सेस कंडक्टर्स। सर किरचॉफ चल रहा था। क्या बेटा? किरचॉफ चल रहा था, किरचॉफ हो गया था ना किरचॉफ? एक एग्जांपल हुआ था और दूसरा तुमसे करवाया था। हाँ मतलब उतना ही है ना, और तो नहीं है ना किरचॉफ के अंदर। उतना ही होता है, ठीक है? हाँ सर उतना ही है। अच्छा हाँ मतलब बहुत क्वेश्चन आते भी नहीं है, मैंने करा लिया, ठीक है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स वर्सेस कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट अलाउड होता है, यानी कि अगर एक कंडक्टर को किसमें रख दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर एक किसको रख दिया? कंडक्टर को। तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये तब तक शिफ्ट होते रहेंगे जब तक ये एक इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ना क्रिएट कर दे। और उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों? उसका रिजल्ट ये होगा कि थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इस मेटल के या इस कंडक्टर के अंदर, इसके वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। क्या ये बात समझ में आई? अगर एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो थोड़ी सी देर के अंदर उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा तब तक और चार्जेस राइट साइड और नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट साइड मूव करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? सर एक बार तीनों फिगर दोबारा बता दो, लैग हुआ था आवाज। फिर से बोल रहा हूँ। फिगर दिख रहा है तेरे को? यस सर। एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल्स, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। जैसे ही कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पॉजिटिव चार्जेस पे राइट साइड फोर्स लगा, नेगेटिव चार्जेस पे लेफ्ट साइड फोर्स लगा। ये समझ में आती है बात? यस सर। पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड शिफ्ट हो गए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंडिंग एट नेगेटिव। यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बढ़ता रहेगा जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो जाता और फर्दर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का मूवमेंट बंद नहीं हो जाता। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। तो एक कंडक्टर को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अगर कंडक्टर की जगह हमारे पास ये एक मेटल का ब्लॉक मान लेना, लोहे का ब्लॉक है, ओके? अगर कंडक्टर की जगह हम क्या रखते हैं? इंसुलेटर। इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंप्लीटली फ्री नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा? जो इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा बहुत शिफ्ट होंगे। कैसे शिफ्ट होंगे? कि पॉजिटिव चार्जेस थोड़ा बहुत इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव चार्जेस थोड़ा बहुत इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो काफी कम होगा। तो बच्चों जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को यानी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा, पर जो बाहर वैल्यू है उससे कुछ कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस। ई डैश जो है अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज लेस देन आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जिस फ्रैक्शन से कम हुआ, यानी ई डैश की वैल्यू अगर ई बाई के लिख रहा हूं तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आई बात क्या नहीं? इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू बच्चों किसके बराबर होती है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसके बराबर होती है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब मैंने कूलम्ब्स लॉ बताया होगा तब बताया होगा कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स होता है वो मीडियम के अंदर इतने टाइम्स लेस होता है।
और अब मैंने बता दिया कि जो फील्ड होता है वो भी मीडियम के अंदर k टाइम्स लेस होता है। तो इसका मतलब ये k और ये रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी। ये एक ही कांस्टेंट है, दो अलग अलग तरीके से डिफाइंड। समझ में आई बात या नहीं? डाइलेक्ट्रिक्स की क्या खासियत है? उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से k टाइम्स कम होता है। ओके, ये सर ये एप्सिलॉन है ना, ये जो परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन r है। हाँ, और रिलेटिव। ये जो है ये के वो वाला है, मतलब के कितना उसमें फील्ड होगी। हाँ, ये k है, कैपिटल K। दिस k इज नॉट दैट वाला k, स्मॉल k, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बिल्कुल भी वो नहीं है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये हर एक मटेरियल की अलग अलग वैल्यू होती है। अगर किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है तो उसके अंदर रखे चार्जेस के बीच फोर्स 1/3 होगा जो वैक्यूम में, या उसके अंदर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 हो जाएगा जो वैक्यूम में। वैल्यू भी 3 होगा। हाँ, और ER की भी 3 है। अगर एक मीडियम के लिए, एक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होगा। ओके ओके। समृद्धि, क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या तुम्हारा बार बार? नहीं सर, अभी हुआ। ये समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, याद ही रखने। हटाओ इसको एक लाइन में लिख भी लेना। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द नंबर बाय विच फ्रैक्शन electric field will be reduced inside the medium. Electric field will be reduced inside the medium. ठीक है, इस स्टेटमेंट का इंग्लिश का हिंदी का मीनिंग एग्जैक्ट नहीं बैठेगा, पर आई होप तुम्हें याद दिला देगा स्टेटमेंट कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो उसके अंदर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, हटा दो ना इसको, हो गया ना? ओके, तो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक का क्या यूज है? कैपेसिटर हमने बहुत साइड के पढ़े, पर सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे इजीली इसको फॉर्म करना आसान है। ठीक है, इसकी प्लेट्स का एरिया A है और बीच में गैप D है। तो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक को इसका कैपेसिटेंस C कितना होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया था? E0/D। ये एप्सिलॉन क्यों नहीं बोलते तुम लोग इसको? आकाश वाले सब E0 करते हो। A एप्सिलॉन नॉट बाई D, किसी दिन A E0 मार्क कराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जितना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम होगा बच्चों, उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और इनके ऊपर आता है चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? अगर कोई पूछ ले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, तो हम लिख सकते हैं वो फोर्स होगा F = QE। यहाँ पे चार्ज हमें 1 प्लेट का लेना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अनदर प्लेट का लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, दूसरी प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी। एक प्लेट पर चार्ज मान लेते हैं Q और दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, दोनों का σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जुड़ के σ/एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखना। तो Q × Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट्स कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो ये हो गया इतना। इसको अलग से कहीं नोट डाल के लिख देना, अभी इसमें रेलेवेंट नहीं है, पर मैंने ये बता दिया कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और हम बोल रहे हैं गैप जितना कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो बच्चों, अगर दो चीज अट्रैक्ट कर रही है और आप कह रहे हो उनको जितना पास रखो उतना अच्छा, तो जब आप बहुत पास रखोगे तो थोड़ा सा बेंड होके वो दूसरे को टच कर लेंगे। समझ में आती है बात? मेटल है, बेंड हो सकता है आराम से अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंडर। तो अगर आप इनको बहुत क्लोज रखोगे तो ये टच कर जाएगी, और टच कर गई अगर थोड़ा सा बेंड करके, वायर ही तो है, वायर थोड़ा सा मूव कर जाएगा और टच कर जाएंगे।
टच कर गई तो ये कैपेसिटर नहीं रह जाएगा, तो ये कंडक्टर बन जाएगा, सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा और आप जो कुछ भी कर रहे थे इस कैपेसिटर से वो अब नहीं होगा। सो किसी ने सजेस्ट किया कि अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है और डी को बहुत छोटा करना है तो आप इनको टच करने की बजाय इनके बीच में एक इंसुलेटर रख दो। समझ में आती है बात? क्या सॉल्यूशन निकला कि दोनों प्लेट्स के बीच में इनकी कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आप इनके बीच में एक कैपेसिटर रख दो, कैपेसिटर बोल रहा हूं सॉरी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दो। ये क्या है बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। और अब दोनों प्लेट्स लगा दो। फिगर बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी मुझे, पर तुम समझ लेना। समझ में आ रहा है ये फिगर? बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई, ओके, दोनों प्लेट्स के बीच। इससे क्या होगा? अब गैप कितना भी कम करो ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई हुई। तो प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि अब इसकी कैपेसिटेंस पहले से इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? कोई बताएगा? सर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई ना डायरेक्ट। अरे डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, उतनी ही डिस्टेंस पे मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला है, उसी विड्थ का डाइलेक्ट्रिक डाला है। ओके, स्लैब बोलते हैं, बहुत पतली सी चिप डालते हैं। ओके, सर जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है डायरेक्ट्रिक। इसको जरा लिख लो, मेरे को स्पेस की जरूरत है। इसको लिख दो जरा कहीं कॉर्नर में, तो मैं इसे हटा दूं। ये अपने आप में क्वेश्चन है, फोर्सेस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, ध्यान रखना इसका। मैंने कैमरा लगाने के लिए एक स्टैंड ऑर्डर किया, बड़े अच्छे रिव्यूज थे, बहुत अच्छा स्टैंड है, बहुत अच्छा स्टैंड है। वो आ गया स्टैंड, फिर देखा उसमें कैमरे का होल्डर नहीं, तो फिर नीचे एक रिव्यू में लिखा था कि होल्डर अलग से ऑर्डर कर लेना। अब मेरे पास स्टैंड बहुत अच्छा है, होल्डर ऑर्डर किया है। अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा है ना ये, स्लाइटली टिल्टेड। समझे? तुम दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे, क्या हुआ उस प्लान का? सर कैंसिल हो गया क्या? डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से क्या होगा? पहले इसका ईएमएफ V था और इसने कितना चार्ज सेंड किया था? इसने चार्ज सेंड किया था Q इज इक्वल्स टू CV, यानी A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू B। ओके, क्या तुम लोगों को इसका प्रूफ याद है? नहीं याद होगा ऑब्वियसली। मान लो इस केस में इसने Q डैश चार्ज सेंड किया, कितना? Q डैश। तो बच्चों को Q डैश सेंड क्यों कर रहा है चार्ज? ताकि दोनों प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए, ताकि दोनों प्लेट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाए? बैटरी के ईएमएफ के बराबर। तो बैटरी जो है वो चार्ज इसलिए सेंड करती है कि उसको दोनों प्लेट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, जो कि हमने पढ़ा था कि एक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इंटू डी के बराबर आता है। अगर आपको याद हो तो ये यहां से आया था, E डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। तो E डैश इंटू डी के बराबर। E डैश क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और E डैश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेट्स बिटवीन देम होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने Q को Q डैश माना है, तो हम लिख सकते हैं Q डैश बाई A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसमें? वैक्यूम में। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक पुट किया हुआ है तो K टाइम्स कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? Q डैश अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू D इज इक्वल्स टू V। तो Q डैश की वैल्यू आ रही है K A एप्सिलॉन नॉट बाई D इनटू V। तो ध्यान से सुनना, तुम्हें तो इतना याद नहीं रहेगा। इसका मतलब Q डैश इज इक्वल्स टू C डैश V। कंपेयर करने पे कैपेसिटेंस आ रही है K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, विच इज K टाइम्स बिगर देन, लार्जर देन द प्रीवियस कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनो, डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, लेकिन बैटरी को इंश्योर करना है कि दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहे। तो बैटरी क्या करेगी? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए और ज्यादा चार्ज प्लेट्स पर सेंड करेगी। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? समझ में आया? कुछ बोलो भाई, हाँ ना सर ये बताओ वो बताओ, वरना फिर लिख के आगे बढ़ते हैं। हाँ सर एक बार और बता दो। क्या बताऊं फिर से?
यही वाला लास्ट पार्ट जो आपने बताया। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज होती है, ठीक है? हाँ जी सर। याद कर लो। एक तो समझ में आ गया था, तो ये याद तो हो ही जाए। क्यों होती है इंक्रीज? क्योंकि बैटरी को चार्ज सेंड करना था ताकि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए बिटवीन द प्लेट्स। वो कब होगा जनरेट? जब उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके? और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके? तो अगर आपने डिस्टेंस चेंज नहीं की है तो बैटरी का क्या करना है? उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है जितना उसने पिछले केस में किया था, इस केस में। पर डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, तो बैटरी को अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए पहले से ज्यादा चार्ज प्लेट्स पर सेंड करना पड़ेगा। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। ऐसे समझो, पहले बैटरी ने यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर रखा था, जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया तो बैटरी ने और चार्ज सेंड कर दिया टू मेंटेन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? यस सर। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक पुट करने से कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। एज अ स्टूडेंट मेरे को सिर्फ इतना ही समझ में आया था और उससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जेई के भी हो जाते हैं, तो नीट के तो डेफिनेटली हो जाएंगे, ओके? और प्रूफ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। डन? ओके, अब देखो इसका एग्जांपल। मान लो एक कैपेसिटर प्लेट, दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं और उनके बीच मैंने डाइलेक्ट्रिक इस तरह से रख दिया। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है? इनका प्लेट एरिया A है, बीच की डिस्टेंस D है और इस डाइलेक्ट्रिक का क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 और इसकी विड्थ ऑलमोस्ट D है, ठीक है? एकदम टच्ड है, मैं बना नहीं रहा टच, लेकिन एकदम टच करते हो। तो क्या आप लोग इस कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो? हिंट ये है कि इसको दो कैपेसिटर बना लेना। दो कैपेसिटर मतलब थिंक ऑफ इट एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, एक जिसमें एयर है और दूसरा जिसमें डाइलेक्ट्रिक। जिसमें डाइलेक्ट्रिक है उसमें K कांस्टेंट, एरिया A/2, विड्थ D, और जिसमें एयर है उसमें भी एरिया A/2 और विड्थ D। अब इन दोनों की कैपेसिटेंस निकालो, C1 अलग C2 अलग, और उनको पैरेलल में सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। आई बात समझ में? बच्चों हाँ ना बोलो वरना क्लास बंद कर दूंगा 2 मिनट। यस सर। आई बात समझ में? C1 की वैल्यू क्या लिखोगे? समृद्धि कनेक्टेड हो? यस सर। C1 की वैल्यू बोलो। K एप्सिलॉन नॉट अपॉन A/2 अपॉन 2D। 2D K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ऐसे भी लिख सकता था K A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, जिसको ऑफ कोर्स मैं लिख दूंगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई। C2 की वैल्यू कौन बताएगा? आर्यन आप बताओ, C2 कितना होगा? सर K है ही नहीं, K तो है ही नहीं, इसमें एयर है। A एप्सिलॉन नॉट बाई, याद कर लो फॉर्मूला। C1 C2 आ गया, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पैरेलल में C1 प्लस C2। आंसर आया K प्लस, यहां पर भी एक 2 आएगा, K प्लस 1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। आई बात समझ में? बस जितने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है उतने पार्ट की कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इतना सही कंसेप्ट। ये हो गया इसका A पार्ट, इसका B पार्ट भी करके दिखाओ। एक कैपेसिटर प्लेट्स के हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है और हाफ पार्ट एम्प्टी है, मतलब एयर है, ठीक है? इसकी विड्थ D/2 है और इसकी विड्थ भी D/2, और कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया A और A है, तो इसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर पहला वाला समझ में आया है तो दूसरा वाला डेफिनेटली हो जाएगा तुम। 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ब्रैकेट में K प्लस 1। देखते हैं
ये दोनों सीरीज में आएंगे बेटा। 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 करके किया ना? नहीं नहीं। करो फिर। टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ब्रैकेट में k अपॉन k प्लस 1। अच्छा, समझ इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर पाए तुम? दो अलग अलग कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? यस सर। कैसे कर सकते हैं? पहले एक कैपेसिटर, उसके बाद एक दूसरा कैपेसिटर। पहले वाले के अंदर डाइलेक्ट्रिक है ऑफ कांस्टेंट के, दूसरे वाला एम्प्टी है। इसकी विड्थ d/2 है, प्लेट एरिया A है। इसकी भी विड्थ d/2 है, प्लेट एरिया A है। इसकी कैपेसिटेंस C1 C2। ओके, C1 की क्या वैल्यू लिखेंगे बच्चों? Ka एप्सिलॉन नॉट बाय d/2, यानी 2Ka एप्सिलॉन नॉट बाय d। C2 की क्या वैल्यू लिखेंगे बताओ सार्थक? A एप्सिलॉन बाय D। A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2, यानी 2A एप्सिलॉन नॉट बाय d। और इस बार ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। कितना हो जाएगा ये? d/2Ka एप्सिलॉन नॉट प्लस d/2A एप्सिलॉन नॉट। और इसको क्या कर सकते हैं? इसको एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं, d/2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा 1/k प्लस 1। जिसको उल्टा करना पड़ेगा तो C इक्विवेलेंट आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसको एलसीएम लेके ही उल्टा कर सकते हैं बच्चों, k अपॉन k प्लस 1। ये आया किसी का आंसर? यस सर। यस सर। 2k अपॉन k प्लस 1। ओके, तो थोड़ी सी मैथ्स और बाकी लॉजिक। ये वाला करके दिखाओ, स्टार मार्क करना है। इसका जो आंसर आएगा वो काम आएगा तुम्हारे। इस तरह से है कैपेसिटर और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक पुट किया है जिसका कांस्टेंट k है और थिकनेस t है, जबकि टोटल थिकनेस मतलब टोटल विड्थ बिटवीन द प्लेट्स d है। क्रॉस सेक्शन एरिया a है। इस वाले की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। इसका फॉर्मूला वैसा बन जाएगा, वो काम आएगा तुम्हारे। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो दोनों कैपेसिटर्स से इक्वली पुट की गई है। उसकी डिस्टेंस बताई नहीं गई है बेटा, और वो मैटर नहीं करेगी। उसे कहीं पर भी रख लो, सेम आएगा कैपेसिटेंस। तो आप उसको मूव करके किसी एक कॉर्नर में रख सकते हो। ओके, सर टी का भी कुछ काम है क्या इसमें? हाँ, उसकी थिकनेस का रोल आएगा इसमें। आप इसको एक साइड मूव कर सकते हो और इसके सिर्फ दो कैपेसिटर बनाने पड़ेंगे 3 की जगह। दो कैपेसिटर कैसे? एक जिस पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस है T, और एक जिसमें एयर है उसकी थिकनेस है D-T। क्रॉस सेक्शन एरिया सब जगह A। इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2। आर्यन, अब आपके बोलने का टाइम है, वरना ये लेक्चर ब्लैंक जाएगा। C1 की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का A एप्सिलॉन नॉट बाय D। कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे, हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया और D की वैल्यू पुट कर रहे हैं बस। सर मैं आंसर बता दूंगा। रुक जाओ 2 मिनट। आर्यन, आर यू देयर? क्या हुआ गया आगे? डिस्कनेक्ट हो गया। C1 की वैल्यू बोलो। तुम में से कोई बोलो। समृद्धि या A E नॉट अपॉन D माइनस T। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। और C2 की वैल्यू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। और C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बोलो फाइनल आंसर क्या है? A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में K अपॉन T प्लस K ब्रैकेट में T D माइनस T। इसका थोड़ा सा इजी वर्जन मैंने एक सीख रखा है। देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं K को ऊपर लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर सेव कर दिया। उससे क्या बन जाएगा? D में से T गया और क्या जुड़ गया? T बाई K जुड़ गया, डिवाइड बाई A एप्सिलॉन। तो C इक्विवेलेंट
ये फॉर्मूला एक्चुअली आप याद रख लो तो काफी काम आ जाएगा, या काफी काम आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? डी में से टी गया और जो गैप जुड़ा वो कितना था, टी बाई। ओके, लिख लेना इसको। सर हाँ बोलो। तो ये जो फॉर्मूला है सर, इसकी एप्लीकेशन आती है मतलब, या फिर सिमिलर क्वेश्चन ही आता है, मतलब अलग कोई क्वेश्चन में अप्लाई होता है फिर सिमिलर ही क्वेश्चन आता है? सिमिलर ही क्वेश्चन है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और नीचे 50-50% K2। बताइए इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये D है, ये D/2 और ये भी D/2। सर ये जो K2 और K3 होंगे, हाँ, इनको ऐड करके ये सीरीज में लेके सोच लो बेटा, 3 कैपेसिटर है, ऊपर वाला एक अलग दिख रहा है और नीचे वाले 2 सीरीज में। क्या हुआ? तुम तो बहुत टाइम ले गए सर, बताना ही हुआ। क्या तुमको ये 3 कैपेसिटर अलग दिख रहे हैं तुमको? एक ये। अगर हाँ तो ये बहुत इजी है। मैथ्स कर लो, हाँ मैथ्स तो कर लेंगे। K1, K2, K3, ये तुमने ऐसा ही बनाया फिगर? यस सर। इसका C1 लिखा होगा Ka/2 एप्सिलॉन नॉट बाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। इसका क्या लिखा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, तो ये हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और ये हो जाएगा K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा इनका 1/C, जो कि हो जाएगा D/K2A एप्सिलॉन नॉट प्लस D/K1A एप्सिलॉन नॉट। जो मैंने क्या बताया, इसको क्या लिखो आप? C इक्विवेलेंट को लिखो आप A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/K2 प्लस D/K, और अब ये C इक्विवेलेंट और ये C1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओवरऑल इक्विवेलेंट डैश बोल देते हैं, C इक्विवेलेंट डैश, या इसको क्या बोल देते हैं? ये किसका इक्विवेलेंट है? 1 और 2 का। तो ऐसे भी लिख लेता हूं मैं कभी कभी, C12 है, C12, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C12 प्लस C23 बोलना पड़ेगा, C23 प्लस C1। समझ में आ रही है बात? तो ये वेरिएबल नेमिंग करना अच्छे से पकड़ लो, क्योंकि अदरवाइज वही यही गलती हो जाएगी। आई बात समझ में? लास्ट वन ऑन दिस, लास्ट वन इज दिस K1, K2, K3, K4। ओके, इजी रखने के लिए ना K, 2K और 3K और 4K दे दो, तो एटलीस्ट अब नंबर्स में आ जाएगा आपके पास। इसका जरा इक्विवेलेंट बना दो तो क्लास खत्म करें। सर एक बार C2 क्या? पिछले क्वेश्चन में जो C23 लिखा है, C23 लिखा नहीं, ये आप मत पूछो। हाँ, इसमें D/K2 प्लस D/K3 है, K1 है, ब्लड लिखना थोड़ा। K3 आएगा बेटा, C1 C2 की फील्ड में लिख के उसको। ओके, K1, इसको तुमने कैसे बनाया? C1 C2 C3 C4। कौन किसके पैरेलल में, कौन किसके सीरीज में लगाओगे? अगर तुमने इसमें ये किया, क्या किया कि पहले C1 और C3 सीरीज में कर दिए और फिर C2 और C4, मतलब ये दोनों पैरेलल में कर दिया, फिर ये दोनों पैरेलल में कर दिया, तो ये गलत है। क्या सही है? C1 C2 सीरीज में और C3 C4 सीरीज, और ये इसके पैरेलल। दिस इज करेक्ट। समझ में आई बात या नहीं? यस। ये दोनों पैरेलल में होना जरूरी नहीं है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना जरूरी नहीं है, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। तो इन दोनों को सीरीज में रखो, जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, ऐसे इन दोनों को सीरीज में रखो और फिर पूरे को पैरेलल में रखो। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ बोलो। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने E/2 क्यों लिया था एरिया C3 और मतलब C2 का? देखना था, उनका आधे आधे एरिया के होंगे, छोटे छोटे। वो तो उनका एरिया और छोटा नहीं हो गया? अगर हमने जब K1 का तो A/2 लिया था, तो उनका और छोटा नहीं लेंगे? एरिया क्रॉस सेक्शन का ले रहे बेटा, उनका एक्चुअल साइज थोड़ी ले रहे हैं। इस केस में C3 C4 का क्या एरिया होगा? A/2 ही होगा। इन दोनों के भी एरिया A/2 होगा। इनकी विड्थ कितनी होगी? D/2। इन दोनों की विड्थ D/2 होगी। समझ में आ रही है बात? वो क्रॉस फिर C1 C2 का तो A/2 ये वाला एरिया होता है वो। अच्छा, प्लेट का एरिया 2D में बनाते हैं अपन, पर वो एक्चुअली 3D का है। इसका आंसर बताना है तुम लोगों को। C1 कितना लिखोगे? कि A/2 अपॉन A/D/2। D/2।
कितना आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, C2 के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऐसे ही C3 के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, C4 4 के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इन दोनों का सीरीज में कितना आया 12/7, इन दोनों का सीरीज में आएगा 12/7 के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये दोनों का 2/3 के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और टोटल 12/7 प्लस 2/3 कितना होता है 50/21 के एप्सिलॉन। बहुत बढ़िया, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा कुछ, ठीक है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 4 से ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर खत्म होता है। एक फॉर्मूला बताना रह गया था लास्ट टाइम, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। हालांकि बहुत इजी फॉर्मूला होता है, फिर भी लिख लेना। जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं किससे, किसी बैटरी से, अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और बैटरी का EMF, ठीक है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस पे Q आता है, Q इज इक्वल टू CV, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है बच्चों Q²/2, जो कि इस केस में हाफ CV² के बराबर भी आ जाएगी, या हाफ Q इंटू V के बराबर भी आ जाएगी। पर ये फॉर्मूला यूज करो, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है, कब V कैपेसिटर का दिया है, कब V बैटरी का दिया हुआ है, पर चार्ज तो हमेशा कैपेसिटर का ही लोगे और कैपेसिटेंस भी उसी की लोगे, इससे कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अच्छा, इतनी एनर्जी स्टोर करने में बैटरी का वर्क डन बाई बैटरी जो होता है वो इससे डबल होता है, यानी Q²/C होता है, या CV² होता है, या QV होता है। विच मीन्स अगर बैटरी ने इतनी एनर्जी स्टोर की कैपेसिटर में, तो ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली इतना ही लॉस भी हुआ। ये लॉस होता है हीट, जितनी हीट जनरेट होगी। ओके, तो क्वेश्चंस करो, डाउट्स आएंगे, डाउट्स पूछोगे तो मैं बता दूंगा इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी अब स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले बैच में भी वो शुरू हो रहा है, ठीक है। उससे पहले इसके डाउट्स हो सके तो, क्वेश्चंस हो सके तो सॉल्व कर लो। हाँ बोलो, लॉस बताना। जितना एनर्जी स्टोर हुआ उससे डबल बैटरी ने वर्क किया। अगर बैटरी ने 100 जूल वर्क किया तो कैपेसिटर में सिर्फ 50 जूल ही स्टोर हो पाई, बाकी का 50 जूल कहाँ गया, वो उस चार्ज को फ्लो कराने में जो हीट जनरेट होगी वायर्स में, जो EM वेव्स, हीट वेव्स जनरेट होंगी, उनमें वो एनर्जी लॉस होगी। समझ में आई बात सर? 11th क्लास 11th क्लास का सर वेक्टर्स के बाद क्या होगा? काइनेमेटिक्स शुरू किया मैंने इधर यहाँ वाले बैच में, मोशन इन 1D शुरू। तो जब तक तुम इसके क्वेश्चन करते हो हम लोग मोशन इन 1D भी कर सकते, ठीक है। मोशन इन 1D 2D यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन कर सकते हैं 2-3 दिन में। तब तक तुम इसके क्वेश्चंस बना लो, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करके उधर फिर क्या दे, ठीक है। तो करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, वो ज्यादा जरूरी है। कल देखते हैं क्या करते हैं। बाय बच्चों। बाय सर।